Good morning, students. In today's class, let us start the section Physics Chapter 1 Motion from class 9th. In everyday life, we see some objects at rest and others in motion. Birds fly, fish swim, blood flows through veins and arteries, and cars move. Atoms, molecules, planets, stars and galaxies are all in motion. हम जानते हैं बच्चों की हमारे इस यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं, चाहे बर्ड्स हों, फिश हों, ब्लड वीन्स और आर्टरीज में से, ये सभी मोशन में करते हैं. मोशन एक्चुअली है क्या और इसको कौन कौन से टर्म्स के अंतर्गत एग्जैक्टली समझा जा सकता है, ये सब डिस्कस करेंगे हम इस चैप्टर में. और स्पेशली स्ट्रेट लाइन मोशन पे स्पेशल कॉन्सेप्ट के जरिए आप इस मोशन को समझेंगे. तो अगर हम ये देखें कि हमारा पूरा गैलेक्सी और इवन यहाँ तक कि यूनिवर्स कैसे मोशन में है, तो बहुत ही इजीली हम समझ सकते हैं कि देखिए, हम सब लोग कॉमनली अर्थ पे रहते हैं. हम सब जानते हैं कि अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, और ये जो अर्थ ये आपका सोलर सिस्टम में है, और अर्थ सोलर सिस्टम में सन के अराउंड मोशन करती है. और अतः ये जो सोलर सिस्टम है ये भी मूव करता है. सभी प्लैनेट सन के ऑल अराउंड रिवॉल्यूशन करते हैं. एक जो सोलर सिस्टम होता है वो दूसरा अपने से बड़े सोलर सिस्टम का रिवॉल्यूशन करता है, और इसी प्रकार एक गैलेक्सी बनती है. एक गैलेक्सी दूसरे गैलेक्सी का रिवॉल्यूशन करती है. यानी यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे देखा जाए लॉजिकली तो वो रेस्ट में नहीं है, सब मोशन पे हैं. बट हम लोग कॉमनली अर्थ पे रहते हैं, और अर्थ में हमारे आसपास जो चीज़ें होती हैं, क्योंकि हम लोग सभी मोशन में हैं, इसलिए वो हमें रेस्ट में अपीयर होती हैं. तो इसलिए यहाँ जब रेस्ट का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हो जाता है तो मोशन को समझना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है कि इवन सब चीज़ जब मोशन में है उसके बाद भी हम रेस्ट की बात करते हैं. तो इस रेस्ट और मोशन के बीच में क्या रिलेशन है, कि हम कैसे कह सकते हैं, हाउ कैन वी बी श्योर दैट एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन आर रेस्ट. वेल, ये रेस्ट एंड मोशन ये किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट का नाम है. दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट में रहेगा या मोशन में रहेगा. और ये जो मोशन है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी की वजह से मौसम बदलता है, हवाएं चलती हैं, और जलवायु परिवर्तन होता है. मीन्स क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज होती हैं. ट्रांसपोर्टेशन हम डिफरेंट टाइप के देखते हैं जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. ये सब चीज़ें मोशन के द्वारा ही पॉसिबल हो पाती हैं. An object may appear to be moving for one person and stationary for some other. दिस लाइन इज इम्पॉर्टेंट. एक ऑब्जेक्ट किसी एक चीज या एक व्यक्ति के लिए, एक ऑब्जर्वर के लिए रेस्ट में, और वही चीज दूसरे ऑब्जर्वर के लिए मोशन में हो सकता है. दिस इज इम्पॉर्टेंट. सपोज दैट अगर आप लोग ट्रू फ्रेंड्स किसी एक ही बस में ट्रेवल कर रहे हैं, तो आप लोग अगर एक ही सीट शेयर कर रहे हैं तो आप इजीली एक दूसरे से बातचीत कर पाते हैं. मीन्स आप दोनों मोशन में हैं, बट आपका फ्रेंड आपके रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, क्योंकि वो आप ही के साथ बैठा हुआ है या आप ही की स्पीड से मूव कर रहा है. वहीं अगर कोई ऑब्जर्वर, कोई आपका तीसरा फ्रेंड वो बस से नीचे अगर जमीन पे खड़ा है, तो आप दोनों उसको मोशन में दिखाई देंगे. पर्सन स्टैंडिंग ऑन द रोड साइड. देखिए सेम एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, आप टेक्स्ट को पढ़ करके समझ सकते हैं. डिस्क्राइबिंग मोशन यहाँ से देखते हैं, चैप्टर की स्टार्टिंग होती है. यहाँ पे एक रेफरेंस पॉइंट जो है ये इम्पॉर्टेंट है. रेफरेंस पॉइंट क्या होता है बच्चों, आइए समझते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम आपसे आपके घर का एड्रेस पूछें, तो आप बताते हैं कि सपोज दैट किसी के घर अगर वो नया नगर सेकेंड नगर बता दिया, तो जाहिर सी बात है हमें घर पहुंचने के लिए थोड़ा सा असुविधा होगी. हम एग्जैक्टली उसके घर एकदम से नहीं पहुंच सकते. बट अगर कोई कह दिया कि सर हमारा घर दुर्गा मंदिर के पास है, या दुर्गा मंदिर से 100 मीटर की डिस्टेंस पे है, तो हम आसपास एग्जैक्टली वहीं पे जा करके वहां पहुंच जाएंगे. तो ये जो दूसरा पॉइंट, ये जो दुर्गा मंदिर हुआ, ये यहाँ पे आपके घर की पोजीशन को बताने के लिए रेफरेंस पॉइंट या संदर्भ बिंदु हुआ, जो कि मोशन के केस में बहुत इंपॉर्टेंट. सपोज दैट आपके अपने कॉपी में कोई एक डॉट पॉइंट है, और
कुछ देर बाद ये आप कॉपी को थोड़ा और आगे खिसका देते हैं तो ये डॉट पॉइंट थोड़ा राइट या लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, नहीं शिफ्ट होगा, क्योंकि पूरा फ्रेम ही जिस फ्रेम में वो पॉइंट सिचुएटेड है वही मूव किया है, ना कि वो पॉइंट मोशन में है। तो एग्जैक्टली मोशन को समझने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट, अगर वहीं पे आपके नोटबुक में उसी पॉइंट के एडजेसेंट कोई दूसरा पॉइंट होता तो आप इजीली समझ सकते हैं कि वो पहला वाला पॉइंट वो मोशन किया है या आपने अपनी नोटबुक या बुक को खिसकाया हुआ है। ऐसे होगा, हम दोनों पॉइंट के बीच का जो गैप है, डिस्टेंस, उसको मेजर करके हम समझ पाएंगे कि दोनों के बीच में किसी प्रकार का मूवमेंट हुआ है या नहीं। अगर दोनों के बीच वही कांस्टेंट डिफरेंस अभी भी मौजूद है तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं है। और अगर दोनों के बीच की डिस्टेंस कम या ज़्यादा हो रही, मीन्स इंक्रीज या डिक्रीज कर रही है, तो हम श्योरली कह सकते हैं दैट द पॉइंट हैज बीन मूव्ड अबाउट सम डिस्टेंस। सो दिस इज कॉल्ड द रेफरेंस पॉइंट, हम जिसके रिस्पेक्ट में किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं। मोशन एलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन, ये इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट होगा। अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक्स नहीं है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसमें का टेक्स्ट पढ़ के समझने की कोशिश करेंगे। जब स्कूल ओपन होगा तो हम आपको क्लास के माध्यम से पूरे 5 चैप्टर्स ही आपको फिजिक्स में पढ़ने री एक्सप्लेन कर देंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें बताएंगे जो इसमें से आपके बुक से अतिरिक्त होंगी। बट फिलहाल अभी इसमें का टेक्स्ट पढ़ के कुछ थोड़ा सा बेसिक जानने की ज़रूरत कोशिश करते हैं इस चैप्टर के बारे में। द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन इज द मोशन एलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा या सरल रेखीय गति जो है ये मोशन का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट तरीका या होता है। आप बहुत सारी चीज़ों को स्ट्रेट लाइन मोशन करते हुए देखते हैं। रोड में आप निकलते हैं, प्रतिदिन बहुत सारे वाहन मूव करते हुए नजर आते हैं। ट्रेन की मोशन स्ट्रेट लाइन होती है, साइकिल की मोशन स्ट्रेट लाइन होती है जो एक सीधी रेखा के अनुदिश गति करते हैं। कंसीडर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, आइए इस एग्जाम्पल को समझते हैं। कंसीडर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट पाथ, द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स इट्स जर्नी फ्रॉम ओ विच इज ट्रीटेड एज इट्स रेफरेंस पॉइंट। जहां से ऑब्जेक्ट ने मोशन करना स्टार्ट किया है बच्चों, ये पॉइंट ओ जो है ये रेफरेंस पॉइंट है, संदर्भ बिंदु है। इसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में स्ट्रेट लाइन मोशन ऑब्जेक्ट करेगा। लेट ए बी सी रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंस। At first, the object moves through C and B reaches A. Then it moves back along the same path and reaches C through B. यानी जो ऑब्जेक्ट है वो O से स्टार्ट करता है, पहले C, B और A में पहुंचता है, और इसके बाद बैक हो करके फिर C तक आता है, A से फिर वापस आता है, B से होकर के C पे आके स्टॉप हो जाता है। द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, अगर ये जो डिस्टेंसेस हैं 5, 10, 15, अगर ये किलोमीटर्स में हों तो हम टोटल डिस्टेंस जो ऑब्जेक्ट ने कवर किया है वो उसके पाथ के लंबाई के पाथ लेंथ के बराबर होगी। हम सभी इन सेगमेंट्स को, इन कॉलम्स को ऐड करके टोटल कवर्ड डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं। एंड दैट इज टोटल डिस्टेंस ओ ए प्लस ए सी। ओ ए एक बार पूरा जाने का जितनी डिस्टेंस जाने में कवर की दैट इज 60, एंड वापस आने का ए टू सी दैट इज 35। सो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ऑब्जेक्ट इन दिस जर्नी इज 95 किलोमीटर। दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाई द ऑब्जेक्ट, यानी जो पाथ की, रास्ते की जो लंबाई होती है इसी को डिस्टेंस कहते हैं। देयर आर सर्टेन क्वांटिटीज विच आर डिस्क्राइब्ड बाई स्पेसिफाइंग ओनली देयर न्यूमेरिकल वैल्यू विच द न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। बहुत सारी क्वांटिटीज, बहुत सारी राशियाँ ऐसी होती हैं जिन्हें हम केवल उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू को बताकर रिप्रेजेंट करते हैं, और इन न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है इसको मैग्नीट्यूड या परिमाण कहा जाता है। फ्रॉम दिस एग्जाम्पल, अगर इस एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो जो टोटल डिस्टेंस है वो 95 किलोमीटर, इसमें जो 95 ये नंबर है ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, और इसी को इस डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड कहा जाएगा। दूसरा जो किलोमीटर लिखा हुआ है ये इसकी यूनिट है। Shortest distance measured from the initial to the final position of an object is called known as displacement. Displacement important है, ये distance से थोड़ा अलग है। अगर हम यहीं पे देखें कि ऑब्जेक्ट की पूरी जर्नी में, फिर से आपको रिमाइंड कराते हैं, ऑब्जेक्ट एक बार O से A तक
यानी 60 किलोमीटर। इसके बाद ए से वापस पुनः बी से होकर के सी तक आया हुआ है। तो इसमें जो टोटल डिस्टेंस है वो ऑलरेडी आपने कैलकुलेट करी है 95 किलोमीटर। जो डिस्प्लेसमेंट अगर पूछा जाए तो डिस्प्लेसमेंट में ओनली ये देखा जाता है कि ऑब्जेक्ट स्टार्ट कहाँ से किया था और एंड कहाँ पे कर रहा है। इनिशियल देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन। ऑब्जेक्ट की इनिशियल यानी प्रारंभिक स्थिति कहाँ पे थी, पॉइंट ओ पे जहाँ पे 0 लिखा हुआ है, और फाइनल सी पे। तो ये जो गैपिंग ओ से सी के बीच की गैपिंग होगी, ये इस टोटल जर्नी में डिस्प्लेसमेंट होगा। ऑब्जेक्ट चाहे कितना हजारों हजार किलोमीटर की दूरी क्यों ना ट्रेवल करके आया हो, यानी जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा ओनली 35 किलोमीटर। आप यहाँ पर से पूरा देखेंगे 0 to 5 10 15 20 हाँ 20 मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट 35 किलोमीटर। थैंक यू।